हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका टीचर रिधिम। आया हूं आपको पढ़ाने क्लास 8 फुटप्रिंट्स बुक का चैप्टर नंबर 5 विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने ज़्यादातर कर लिया था। आज हम लोग पहुंचे हैं सोशल रिलीजियस केसेस में। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और अगर आपने मेरे बाकी के चैप्टर्स भी नहीं देखे जो मैंने वीडियो बना रखी है वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको डीपली ये चैप्टर समझ आ सके। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप आराम से सब कुछ समझ सकें। तो लेट्स बिगिन। सोशल रिलीजियस कॉजेज़। अब हमारे जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो रिवॉल्ट हुआ था उसके कॉजेज़ क्या क्या थे, मतलब कि वजहें क्या क्या थी, है ना। अब पहले तो हमने पढ़ा इकोनॉमिक कॉज, है ना, फिर हमने पढ़ा पॉलिटिकल कॉज, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं सोशल रिलीजियस कॉजेज़, है ना। सोशल रिलीजियस कॉजेज़ क्या हैं? ये वो कॉजेज़ हैं जब किसी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट किया गया या फिर उसकी मतलब का उसको रिस्पेक्ट नहीं दी गई। तो अब हम पढ़ते हैं इसको अच्छे से। सोशल रिफॉर्म्स। The social reforms introduced by the British were viewed as a threat. जो सोशली रिफॉर्म्स मतलब कि जो उनकी पॉलिसीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी वो लोगों को अब डरा रही थी, है ना। सोशल रिफॉर्म्स एंड इंडियन रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। अब हम देखेंगे कि जो सोशल रिफॉर्म्स कौन कौन से थे और इंडियन ने उस पर रिस्पॉन्स कैसे दिया। The British passed laws to stop various social evils. ब्रिटिश ने जो सोशल ईवल्स होते थे, जैसे कि मान लीजिए सती प्रथा, है ना, और विडो की रीमैरिज मतलब कि जो विधवाएं होती थी उनकी रीमैरिज ना करवाना, है ना, उनको उन्होंने रोका, है ना। कहने से तो अच्छा काम था लेकिन उनमें उसका कोई फ़ायदा था, तभी तो उन्होंने ये काम किया, है ना। तो फिर देखते हैं क्या कौन कौन से, मैं इसको डिटेल में समझते हैं। द ब्रिटिश पास लॉज टू स्टॉप वेरियस सोशल ईवल्स, है ना, मतलब कि सोशल में जो ईवल्स थे वो प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, उस टाइम में जो थे। द एबोलिशन ऑफ सती, है ना, उन्होंने फिर रोका सती सिस्टम को। लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज, उन्होंने विडो रीमैरिज को इंकरेज किया। एंड एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, और उन्होंने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को लाया, क्योंकि पहले तो यहाँ पर धर्म वैसे हमें दिए जाते थे सीख की धर्म ऐसा है ना, धर्म वैसा है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाया और उससे हमने इंग्लिश लैंग्वेज और बाकी भी लैंग्वेजेस सीखी। उसी जगह पर हमारे इंडियन के ग्रेट पॉलिटिशियंस भी थे, उन्होंने पढ़ाई की, तभी उनको पता चला कि इक्वालिटी क्या होती है ना, और बाकी हमारा क्या होता है। फिर उन्होंने इक्वालिटी को सबको बताया और फिर उसी वजह से इंडिया आज़ाद भी हुआ, है ना। आगे हम देख रहे हैं, वर व्यू द ग्रेट सस्पिशियस बाय कंजर्वेटिंग सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, और उन्होंने जो सेक्शंस थी इंडियन सोसाइटी की उनको कंजर्व किया। एंड कंसीडर्ड एज अनड्यू इंटरफेरेंस इन द सोशल कस्टम्स ऑफ द कंट्री, और उन्होंने सोशल इंटरफेरेंस जो थी कंट्री में उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। आगे है रेसिज्म एंड थ्रेट टू रिलीजन, मतलब कि अब रिलीजन से उनको थ्रेट क्या था। सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडियंस। अब कुछ ऐसी मतलब कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको ऐसी जाति में माना जाता था जिनको कोई इज्जत नहीं देता था। सब लोग कहते थे ये बड़े गंदी जाति के हैं, है ना, ये नीच जाति के हैं, हम इनको कुछ नहीं करेंगे, ये बुरे लोग हैं। जबकि वो होते थे अच्छे थे, लेकिन हमें सीख दी जाती थी कि वो लोग बुरे हैं, है ना। सबसे ऊपर कास्ट था पंडित, उससे नीचे क्षत्रिय, है ना, और बाकी का जो उसके नीचे आती थी, है ना, और लास्ट में आती थी अनटचेबल्स, है ना, कि छुआछूत जिनको कहते हैं हम लोग, है ना। तो उनको वो लोग ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस देते थे। वो तो ऐसे समझते थे कि भिखारी लोग मानते हैं ना, वैसे मानते थे, है ना। फिर उस टाइम तो वो लोग उनके पानी भी नहीं पीते थे उनके घर का, है ना, उनको देखते भी नहीं थे, मतलब कि इतनी ज़्यादा नफरत थी एक दूसरे के मन में उनके लिए ना, ड्यू टू ब्रिटिश एटीट्यूड। और इस एटीट्यूड और ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था ऑफ रेशियल सुपरियोरिटी, है ना। अब ब्रिटिशर्स ना अब रेशियल सुपरियोरिटी का था कि किसी के रूप रंग को देख के ऐसे रेशियल कहते थे, है ना। वो हम इंडियंस को काले लोग कहते थे कि ये लोग देखो काले हैं,
है ना, वॉज अ मेजर कॉज ऑफ डिस्कॉन्सेंट, है ना, और ये भी बहुत बड़ा कॉज था डिस्कॉन्सेंट का। द ब्रिटिश डिस्क्राइब्ड हिंदूज एज बारबेरियंस एंड मुस्लिम्स एज क्रूअल एंड इंटॉलरेंट, है ना, ये लोग जो हिंदूज थे उनको बारबेरियन कहते थे और मुस्लिम कहते थे क्रूअल, मतलब कि बहुत बुरे लोग, और इंटॉलरेंट मतलब कि जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आगे है दी British offers often assimilated and insulted Indian publicly, है ना, पब्लिकली, है ना। तो जो ब्रिटिश थे ये लोग क्या, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे क्या कहते थे कि जो मान लो कोई इंडियन उनके साथ बैठा होगा, फिर उनसे बात करने आएगा, है ना, तो वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तो ब्रिटिशर्स उन लोगों को बदनाम करते थे बाकी पब्लिक के सामने। एजुकेटेड इंडियंस वर डिनाइड प्रमोशंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई पोजीशन। अब वो लोग जो एजुकेटेड इंडियंस थे, है ना, उनको हाई पोजीशन ही देते थे आर्मी में या फिर किसी और फील्ड में, ताकि वो जो इंडियंस है वो ज़्यादा सुपरमसी ना कर पाएँ अपनी, है ना, दबे रहे नीचे। दे वर फोर्स टू स्टिक टू सबॉर्डिनेट पोजीशंस, उनको फोर्स रहता था कि तुम बस इसी पोजीशन पे रहो, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगी इन ऑल दी सर्विसेज, हर सर्विस में। एंड पुट अप विद द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे कि तुम दूसरे देश के हो, है ना, हम तुम्हें इज्जत नहीं देंगे, है ना। पीपल फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। अब लोगों को डर लगने लगा, उनको घबराने लगे वो, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। अब जो ज़्यादातर ब्रिटिश लोग थे वो क्रिश्चियंस थे, हैं, मेजर क्रिश्चियंस ही थे, है ना। तो फिर अब वो लोग क्या करते थे, सब लोगों को फोर्स करते थे कि तुम भी क्रिश्चियन बन जाओ, है ना। फिर मान लो जैसे कि कोई, है ना, वहाँ पर होता था कि जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग हैं जो उनको पसंद नहीं है, वो उन्होंने उनको फोर्स करा कि तुम भी क्रिश्चियन बन जाओ ना, तो हम तुमसे तुम्हारी ज़मीनें खिड़प लेंगे, हाँ, ये कर देंगे वो कर देंगे। उस वजह से जो इंडियंस थे वो ज़्यादा खतरे में आ गए थे। लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल्स एंड मॉस्क्यू वर टैक्सड, जो टेम्पल था और मॉस्क्यू था, मॉस्क्यू कौन सा होता है, जो मुस्लिमों का मंदिर होता है, उनको कहते हैं मॉस्क्यू, उन पर टैक्स लगा दिया गया, है ना, विच हर्ट पीपल्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स, जिससे कि जो पीपल थे उनको जो उनका मन में भावना थी रिलीजन के लेके, उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। एंड डिप्राइव्ड फैमिलीज डिपेंडेंट ऑन इज लैंड्स ऑफ देयर इनकम, है ना, उन्होंने लैंड्स पे भी लगा दिया। फिर जो फैमिलीज थी वो, अब उनकी जो इनकम थी वही लैंड्स होती थी, अब वो टैक्स देने लगेंगे उसमें से, तो फिर उनको तो बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत बुरी चीज़ होती थी। मिलिट्री कॉजेज़, अब नेक्स्ट है कि मिलिट्री क्या कॉज बनी, डिस्कॉन्टेंटेड सिपॉइज, है ना। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सिपॉइज कौन होते हैं, जो हमारे उस टाइम के सैनिक लोग थे। अब उनको सिपाही बोलना तो आता नहीं था इंग्लिश कि ब्रिटिश लोगों को, तो उसको क्या कहते थे, सिपॉइज, है ना। इंडियन सोल्जर्स हु फॉर्म्ड मोर देन 85% ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया, जो ब्रिटिश के सैनिक थे उनमें से 85% जो इंडियंस थे, सफर्ड फ्रॉम द ऑप्रेसिव ब्रिटिश रूल एज वेल, उन्होंने ब्रिटिश का जो रूल था बहुत ज़्यादा गंदे गंदे रूल थे, उन्होंने उनको झेला, है ना। इंडियन सीपोज वर लुक्ड अपॉन एज इन्फीरियर बींग्स एंड ट्रीटेड बैडली बाय देयर ब्रिटिश सुपीरियर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंडियन लोग थे उनको ज़्यादा हाई रैंक दिया नहीं जाता था, तो हाई रैंक होगा ब्रिटिशर्स का, है ना। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे वो समझते थे कि हम हाई रैंक में, हम इनको बेइज्जत करेंगे, हम इनको पीटेंगे, ये करेंगे वैसे करेंगे, है ना। अब बेचारों को पैसा तो कमाना ही था, तो वो भी क्या करते, वो इंसल्ट झेल लेते। दे वर पेड फार लेसर देन द ब्रिटिश सोल्जर्स। मान लो कोई ब्रिटिश सोल्जर भी उसी रैंक पे होगा ना, उसको अगर 500 रुपये मिल रहे होंगे तो इनको सिर्फ 250 रुपये ही मिलेंगे, है ना, इतना बुरा करते थे। avenues of promotion were closed to them, जो प्रमोशन थी वो इनके लिए बंद थी, सिर्फ ब्रिटिश सी पोस्ट के लिए ही थी, है ना। ऑल हाई पोस्ट वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश, जैसे कि मैंने आपको बताया। सी पोस्ट वर फॉरबिडेड टू वियर कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स सच एज तिलक, बियर्ड और टर्बन, है ना। जो अब ये जो सी पोस्ट थे, है ना, इनको ना जो इंडस की होता था ना, कुछ लोगों का होता था कि वो अपनी दाढ़ी रखें, कुछ लोगों का होता था कि वो क्या बोलते हैं, पगड़ी पहने, जैसे कि सिखों का होता है ना। कुछ हिंदू लोग, पंडित लोगों का होता था कि वो तिलक लगाएं, है ना। उन लोगों ने उसके सख्त मना कर दिया। द इंडियन सीपोज फॉरेन सर्विस अलाउंस और
Bata was discontinued, causing a reduction in their salaries. अब इंडियन सोल्जर्स अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो वो लोग उनकी सैलरी काट लेते थे. इन 1856 द कंपनी पास द न्यू एक्ट. 1856 में एक कंपनी ने न्यू एक्ट पास किया, जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, है ना. अब इस एक्ट में क्या था, चलो पढ़ते हैं, है ना. यहाँ लिखा हुआ है विच इंश्योर्ड दैट एवरी न्यू रिक्रूट सर्व्ड ओवरसीज इज ordered. This hurt the sentiments of sepoys because they believed that they crossed the sea they would lose their religion and caste. अब इन्होंने कहा कि मतलब कि जो जितने भी लोग हैं उनको अब ओवरसीज जाना पड़ेगा, मतलब कि दूसरे, मतलब कि जैसे इंग्लैंड है ना, वहाँ तक जाना पड़ेगा, है ना. अब इससे क्या हुआ कि सीपोज उनके सेंटिमेंट, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए. वो उनको दुख हुआ. किस बात का दुख हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो दूसरे देश में चले जाएंगे तो उनको उनके कास्ट को रिलीजन फॉलो करने नहीं दिया जाएगा. आगे है इमीडिएट कॉज. अब ये इमीडिएट कॉज क्या है, द कंट्रोवर्सी ओवर द न्यू एनफील्ड पैटर्न rifles introduced in the British Indian Army in 1853 ultimately led to the revolt. अब सबसे ज़्यादा बड़ा कारण क्या था कि जो उस टाइम पे एनफील्ड पैटर्न रिफल्स, बल्कि जो नई नई रिफल्स आई थी, है ना, उनकी वजह से मेजर 1853 में जो इंट्रोड्यूस हुई थी, उनकी वजह से सबसे मतलब कि वही सबसे बड़ी वजह थी इस युद्ध की. दी ग्रीज्ड cartridges for their rifles had to be bitten off before being inserted into the rifle. Rumors had spread in the sepoys camps that the grease contained fat from pig and cows. Hindu and Muslim sepoys therefore objected to using them. The sepoys thought that the British were deliberately trying to hurt their religious sentiments. On 27 January 1857, the military secretary ordered that all cartridges which were issued were to be free from grease. Sepoys could grease them themselves using whatever mixture they preferred. This, however, convenienced the sepoys that were fear from justified. अब इसमें क्या हुआ कि जो वहाँ उस टाइम की बंदूकें थी, है ना, उसकी जो गोली होती थी ना, गोली उसके अंदर की, है ना, उसको ऊपर कुछ ऐसे छिलका होता था, उसको आपको दांत से छील के बंदूक के अंदर डाल के फिर फायर करना होता था, है ना. अब एक अफवाह फैल गई, रूमर, मतलब कि अफवाह फैल गई कि जो बंदूक में जो गोलियां यूज़ हो रही हैं, है ना, उन पे फैट ऑफ काउ एंड पिग. अब जो हिंदू लोग थे, आप तो जानते हो गौ माता कितनी प्रीशियस उनके लिए, है ना, और जो मुस्लिम है वो पिग की पूजा करते थे. तो उस वजह से वो लोग ये, मतलब कि वो लोग इसके मांस नहीं छील सकते थे, है ना. अब इसकी वजह से ये लोग अब बहुत ज़्यादा फंस गए थे, क्योंकि अब इनके सेंटीमेंट्स को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि इनको करना पड़ रहा था, है ना. और फिर 27 जनवरी 1957 एक मिलिट्री सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया कि अब आपको ये करना ही पड़ेगा, है ना. अब दिस स्पार्क्ड ऑफ द म्यूटिनी, है ना. अब इसने पूरा झटका दे दिया पूरे उसको. पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज इन रेबिलियन. अब सब लोगों को आगे गुस्सा, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम लोग रेबिलियन लड़ेंगे, इसके खिलाफ हम लोग रिवॉल्ट करेंगे. एंड सपोर्टेड द सीपोज, है ना, उन्होंने सीपोज को सपोर्ट किया. सम हिस्टोरियंस रिगार्ड्स इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोलोनियलिज्म. अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सबसे बड़ा युद्ध था अंग्रेजों के खिलाफ. आगे, analyzing sources of history. Reproduced here is an updated letter written by Bahadur Shah to Nawab of Jhajjar. The letter is addressed to Asadullah Mumtazul Mulk, Muhammad Adbar Rahman Khan, Bahadur Hizar a Jung,
इट सेज, है ना। अब ये लेटर मतलब कि बहादुर शाह 2 ने इन नवाब को लिखा, है ना, इन सारे नवाबों को, है ना। बहादुर शाह 2 मैंने आपको बताया से पहले क्या है, अब पिछला पार्ट देख सकते हैं। नाउ आई हैव बिकम टू ओल्ड एंड हैव कम टू वीक। अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। इस लेटर में क्या लिखा होता, अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ और बहुत ज़्यादा बुढ़ा भी, है ना। सो आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो द पाथ ऑफ धीरविशी, है ना, सूफी। अब सूफी रिलीजन जो था वो सोचा कि मैं अब उस रिलीजन पे जाऊँगा। आई हैव डिसाइडेड दैट आई शुड along with my family members of the तैमूरी डायनेस्टी। अब तैमूरी डायनेस्टी जो थी, है ना, उसके सारे फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दी दरगाह ऑफ ख्वाजकुद्दीन बख्ती यार काकी, है ना। अब जो आपने सुना होगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, ये दुबई में है शायद, है ना। तो फिर अब ये लोग इस मस्जिद में जाना चाहते थे, है ना। एंड देन टू हरमाइन ई शरफेन मक्का एंड मदीना, है ना। ये लोग यहाँ जाना चाहते थे। एंड देयर आई शैल स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन प्रेयर, है ना। उसने सोचा कि चलो अब मैं यहीं पर अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड करूँगा। वट डज दिस लेटर रिफ्लेक्ट अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द लास्ट मुगल रूलर। अब आपको बताना है कि इस लेटर से आपको कौन सी पर्सनैलिटी पता चलती है मुगल रूलर की। ये है आपका एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्वेश्चन। अब आपको इसको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। जो करेगा मैं अगली वीडियो में उसके नाम बता दूंगा, अगर किसी ने कर दिया टाइम से पहले तो, है ना। अब आप जानो, है ना। तो ठीक है, आगे हमारे पास द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अ पिक्चोरियल स्टडी ऑफ द इवेंट। अब हम इसको पिक्चर में पढ़ना है ना। सबसे पहले पिक्चर दे रखी है इस महान बंदे की, मंगल पांडे नाम से, है ना। इसको आपने एक मूवी में भी इसका जिक्र सुना होगा, है ना। द रिवॉल्ट स्टार्टेड एट बरकपुर ऑन 29 March 1857 when a young soldier Mangal Pandey refused to use the new Enfield pattern rifle. He was executed. अब जैसे कि आपने यहाँ देखा 29 March 1857 को ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, और यहाँ हमने पढ़ा था कि 27 जनवरी, है ना, 1857 में ऐसा कि कर दिया था। तो 2 महीने बाद ही, उसके 2 महीने बाद ही ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, है ना। अब एक यंग सोल्जर ने कहा कि मैं इस रिफल को यूज़ नहीं करूँगा, और इसी ने लीड किया था इस आउटब्रेक को, रिवॉल्ट के आउटब्रेक को। ऑन 9 May 1857 85 सोल्जर्स ऑफ द 3rd कैवलरी ऑफ एट मेरठ रिफ्यूज टू ओबे द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड वर dismissed from service, and this incident sparked off a general mutiny at Meerut. अब इन सारे सोल्जर्स को निकाल दिया गया, है ना। थर्ड, the rebel burned a British bungalow at Meerut. On 10th May, the rebel soldiers at Meerut killed British officers and released their commanders. They captured guns and ammunition, set fire to the buildings and properties of the British and raised the flag of the revolt. इन्होंने पूरे एक बंगलो को जला डाला और बहुत तगड़ा रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया, बहुत तगड़े तरीके से, है ना। The massacre of British officer by the rebel cavalry at Delhi. The soldiers set off for Delhi and on their way cut off telegraph wires. On 11th May, they crossed the Yamuna and marched to the Red Fort. Here they were joined by the local infantry. अब 11 मई को इन लोगों ने मार्च करना स्टार्ट किया दिल्ली की तरफ। तो अब उन्होंने सोचा कि अगर हम दिल्ली जा रहे हैं तो अगर किसी यहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर ने वहाँ तक रिपोर्ट दे दी तो उन्होंने वहाँ की टेलीफोन वायर्स को काट दिया, टेलीग्राम वायर्स को, है ना, जो उस टाइम का मैसेजिंग सिस्टम था उसको काट दिया, है ना, ताकि वहाँ तक बात ही ना पहुँच सके कि हम लोग आ रहे हैं और फिर वो लोग हमसे बच ना सके। द रेबल कैप्चर्ड दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड द मुगल रूलर बहादुर शाह टू और बहादुर शाह जफर एज द एम्परर ऑफ इंडिया। उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और डिक्लेयर कर दिया मुगल रूलर को एज द एम्परर ऑफ इंडिया। आफ्टर एग्रीइंग टू देयर लीडर बहादुर शाह टू रोट लेटर टू ऑल चीफ्स एंड रूलर्स of the country to come forward and organize
a confederacy of Indian state to fight against the British. This inspired the rebels tremendously and instilled confidence in them. है ना। अब ऐसा हुआ, और जो बहादुर शाह जफर थे ये ही लास्ट मुगल एम्परर थे, ये बात भी याद रख लेना। आ गया द स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, है ना। उससे पहले हमें एक मैप दिखा रखा है और यहाँ बता रखा है कि कौन कौन सा इसमें जो भी इन्वॉल्व थे लोग, है ना, ये कहाँ के थे, है ना। नाना साहेब कानपुर, रानी ऑफ झांसी, उसके बाद बिरजिस कदर लखनऊ एंड कुंवर सिंह अर्रा, है ना। और जो हमारे बहादुर शाह जफर हैं दिल्ली, है ना। अब मैं आपको एक और बता दूँ कि इन सब का रिवॉल्ट में कुछ ना कुछ काम है ना। तो अब आपको पता चलेगा क्या काम है थोड़ी देर बाद, है ना। 7th, the massacre of British in Kanpur. In Kanpur, the revolt was led by Nana Sahib, the adopted son of Peshawar Bajirao II. He expelled the British garrisons from the city and declared himself Peshawar. He acknowledged that he was a governor under Emperor Bahadur Shah II. He was assisted and supported by Tanitai Tope and Azim Ullah. अब नाना साहेब ने करवाया कानपुर में द रेबल अटैक इन ब्रिटिश एट लखनऊ। अब लखनऊ में भी हुआ था। इन लखनऊ बिरजिस कुदर द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वजीद अली शाह was proclaimed the new Nawab under the suzerainty of Bahadur Shah Zafar. His mother, Banjum Hazrat Mahal, organized the uprising supported by a peasant sepoys and talukdars who were inspired by Maulvi Ahmadullah, है ना। अब यहाँ लखनऊ में था, यहाँ पर हमारे पास बिरजी कदर। अब देखो इन सब ने लड़ाई की, लेकिन अगर ये लोग साथ में आते तो उनका क्या चले जाता, है ना। पर ये तो ठहर दुश्मन, अब क्या कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है द रूइंस इन लखनऊ रेजिडेंसी। अब लखनऊ रेजिडेंसी का क्या हाल हुआ। द ब्रिटिश आर्मी फेल्ड टू फाइट बैक द रेवोल्यूशनरी and took refuge in the Lucknow Residency building. It was set on fire by the Regent and Lucknow Residency building. It was set on fire by revolutionaries and the British resident Henry Lawrence died. All other British officers who came to his help were killed. ऐसा बहुत बुरा हाल हुआ था लखनऊ का। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट वॉज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, जिसे हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट है टेरिटरीज, सो शी सपोर्टेड द रेबल। आगे यहाँ पर सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, कैसे रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया। आफ्टर इनिशियली सेटबैक्स द ब्रिटिश रिस्पॉन्स वॉज स्विफ्ट एंड ब्रूटल. The British Governor-General mobilized his forces under his best commanders. They burnt villages, massacred and villagers and hanged thousands of people in public. यहाँ पर अब जैसे ही इनको पता चला ऑफिसर्स को, इन्होंने क्या किया, तुरंत अपनी फोर्सेस को बिठा दिया, बेस्ट कमांडर्स को उनके सामने रख दिया कि आप इनको लीड करो। इन्होंने बहुत सारे विलेजेस को जला डाला और बहुत सारे लोगों, हज़ारों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया काफ़ी सारे लोगों के सामने। द ब्रिटिश रिक्लेम कश्मीर गेट इन दिल्ली, है ना, कश्मीरी गेट। Delhi was recaptured by the British troops in September 1857. अब उन्होंने अभी तो उन्होंने राज चलाया था। सितंबर 1857 में उन्होंने फिर से आ गए, है ना। The British captured Bahadur Shah II. Bahadur Shah II was kept as prisoner and put in trial. Found guilty of rebellion, he was deported to Rangoon, where he died in 1862. His 2 sons were shot dead before his eyes, है ना। अब उन लोगों को उन्होंने पहले ही मार दिया इनके बेटों को, और इनको मतलब कि उन्होंने इसको बना लिया था बंदी। नेक्स्ट है द ब्रिटिश स्टॉर्म झांसी, है ना। झांसी में क्या हुआ, झांसी वॉज रिकैप्चर्ड इन अप्रैल
1858 अप्रैल 1858 में झांसी को फिर से कैप्चर कर लिया गया। while ग्वालियर was also taken over by British in जून 1858 और जून 1858 में ग्वालियर को फिर से ले लिया गया। The रानी ऑफ झांसी died fighting the British, है ना। अब एक लक्ष्मीबाई पे एक मूवी भी आई है रानी लक्ष्मीबाई नाम से, वो देख लेना, आपको बड़ा मजा आएगा देखने में और आपको सब कुछ ये पता भी चल जाएगा। वैसे अभी तो मैंने भी नहीं देखी। A house in Arrah, the one on the left, where the British forces hid and successfully defeated themselves against the rebel under कुंवर सिंह, है ना। यहाँ अर्राह की बात की जा रही है, यहाँ कुंवर सिंह को हरा दिया गया, है ना। अर्राह was captured when Kunwar Singh died in April 1858 after sustaining a fatal wound, है ना। 16 the British storms the rebel stronghold in लखनऊ, अब लखनऊ में, है ना। in September 1858 Lucknow fell to British troops and Kanpur was recaptured. In December 1858 Benjamin Hazrat Mahal and Nana Sahib escaped to Nepal, वो नेपाल तक भाग गए। The rebel who did not submit to the British were blown off by tying them to the mouth of cannons, उन्होंने तोपें चलाना स्टार्ट कर दी। Arms by the widespread rebellion, and to prevent such incidents the British tried their best to appraise these Indian landlords who had remained loyal, were rewards by grants of land rights. The rebels were asked to submit to the British to save their lives and lands. अब आप एक और बात देखो, जो ब्रिटिशर्स ना बड़े चालाक थे, इन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने लोगों को धमकी देना स्टार्ट कर दिया कि जो भी इस लड़ाई में नहीं लड़ेगा, मतलब लड़ेगा, है ना, उसका वो मान लो जो भी इंडियन सोल्जर इस लड़ाई में लड़ेगा, हम उसकी ज़मीन छीन लेंगे, है ना। और अब, है ना, फिर अब देखो जो हमारे इंडियन लोग थे वो क्या करते, है ना। अब वो पहले ही डरे हुए थे कि हमारे जो नवाब है ये तो खा के हम के जीतेंगे, है ना। और फिर अब अगर वो लड़ते तो फिर उनका लैंड भी छीन जाता, फिर उनके पास तो कोई चारा ही नहीं रहता जीने का, है ना। फिर वो क्या करते, इसलिए आधे तो वैसे डर के भाग गए, है ना। और उन्होंने कहा फिर कि जो भी अभी इस में नहीं आया उसको हम रिवॉर्ड भी देंगे, है ना। तो फिर कुछ लोग लालच से पीछे हट गए कि जाके क्या पता हम मर जाए, ऐसे अच्छा रिवॉर्ड ही मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे हुआ। आगे है हमारे पास कनेक्ट टू हिस्ट्री। अब चलो हिस्ट्री थोड़ा कनेक्ट करते हैं। तो फिर अब से हम क्या कर रहे थे अब तक, है ना। सत्यजीत राय's acclaimed हिंदी मूवी शतरंज के खिलाड़ी based on मुंशी प्रेमचंद्स eponymous story depicts Wajid Ali Shah as a great patron of dance, poetry and music. He took pride in the fact that his subjects loved the song and poems composed by him. When he was informed that the British were approaching Lucknow, he maintained his calm. He thought that only music and poetry can bring a real man to tears. अब जैसे कि पहले कहते थे ना मर्द को दर्द नहीं होता, तो फिर ये बंदा मानता था कि एक असली मर्द को रोने पे वही ला सकता है, कौन, म्यूजिक और शांति। आगे क्लास डिस्कशन, आपको क्लास में डिस्कस करना है। अगर क्लास अभी आपकी लग रही हैं, क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस मेरे टाइम में तो चल रहा है, जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपके टाइम पे कोरोना वायरस हट गया हो या फिर आपके स्कूल खुले हों तो क्लास में डिस्कस कर लेना। वाई डिड a number of princely states keep themselves aloof from the revolt of 1857? नेक्स्ट हमारे पास वाई डिड द रिवॉल्ट फेल। रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ? Although the revolt was an important event in the history of India, it failed to achieve its objectives due to the following reasons. इन रीजन्स की वजह से क्या है? Largely localized character, weak leadership, leak of common ideas, lack of support from emerging middle class, old and outdated weapons, secret nationalism with the British. Result of the revolt, the Government of India Act 1858. इतना कुछ तो मैंने आपको बता दिया।
अब आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, वरना ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मैंने तब तक वो वीडियो बना चुकी होगी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट बटन पे जाओ, वहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो कमेंट पे बता देना, और अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो आई अंडरस्टूड का कमेंट छोड़ देना। तो और हाँ, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू।